Assalamualaikum class, welcome back. Today's this session from 12 to 1 is developmental psychology, and the topic we will discuss is Piaget theory of development. ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी और आज हमने पढ़ी है पियाजेट की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, लास्ट टाइम एरिक्सन की जो थ्योरी पढ़ी थी कितने लोगों को याद है अभी तक, कितने लोगों ने उसको रिवाइज किया, कितने लोगों को अच्छी लगी थी वो? हाउ मेनी पीपल लाइक एरिक्सन थ्योरी? And the student which will tell me okay, what is the basic background of Erikson theory, I will appreciate you in front of all. So please hurry up, tell me what is the Erikson theory of psychosocial. जल्दी से बताएं शाबाश. मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो. मैंने आपसे पूछा है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी, साइकोसोशल थ्योरी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि साइकोसोशल थ्योरी क्या है? अदरवाइज मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी. सो यू शुड टेल मी व्हाट इज एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल. हाँ जी बताइए. ठीक है, मैं आज की सेशन में सबकी एब्सेंट मार्क करके भेजूंगी. अब कीप इन माइंड एवरीवन. पियाजेट की थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिहाज से. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? मतलब हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिहाज से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिहाज से. ठीक है, इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहते हैं. उसके बाद आ जाता है जीन्स पियाजेट. बस ठीक है, जेनिफर की लग जाएगी. जीन्स पियाजेट का जो ड्यूरेशन था वो 1896 टू 1980 तक था हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. यानी कि जो उसने काम किया था वो 1896 टू 1980 तक में किया था. ठीक है, वो 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ. ठीक है, और सितंबर 16 1980 में एट द एज ऑफ 84 उसकी डेथ हो गई. पेरेंट्स, उसका एल्डेस्ट सन जो था वो आर्थर पियाजेट था एंड रेबेका जैक्सन. ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, उसको उसकी फैमिली दिखाई गई है. ठीक है, एजुकेशन क्या है? रिसीव पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉक्टल इन 1918. ठीक है, 918 के अंदर उसने नॉक्टल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की. ठीक है, और वाइफ उसकी जो है मैरिड टू वैलेंटाइन चटनी इन 1927. 3 चिल्ड्रन थे उसके, नेमली जैकुलिन, Lucien and Laurent, whose intellectual development from infancy to language was studied by Piaget. ठीक है, मतलब उसने अपने बच्चों में पे ही जो है वो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया था और अपने बच्चों पे जो है वो उसने ये डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी इसको उस पर काम करना शुरू कर दिया था. यानी कि उसने, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब उसने अपने घर से ही काम स्टार्ट किया था. अपने घर से जो है वो उसने इस एक्सपेरिमेंट का आगाज़ किया था. उसकी ये पूरी हिस्ट्री बताने का मकसद भी यही है कि मतलब वो एक क्वालिफाइड बंदा था. ठीक है, ब्रिटिशर था और उसने इसको एक्सप्लोर अपने बच्चों को देखते हुए किया था. और याद रखें कि हमेशा यूएचएस में जब पेपर आता है तो वो यही पूछते हैं, कब समटाइम वो आपको ये भी कहेंगे कि एक्सप्लेन साइकोसोशल थ्योरी. हो सकता है वो एरिक्सन ना कहें आपको. ठीक है, वो हो सकता
है वो कहें कि एक्सप्लेन रिक एरिक्सन थ्योरी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिक एरिक्सन की थ्योरी साइको सोशल है या सिंपल साइको सोशल थ्योरी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एरिक्सन की थ्योरी सवाल में लिखनी है। इसी तरह से अगर वो आपको कहते हैं कि डेवलपमेंट की कॉग्निटिव थ्योरी लिखें, तो आप जीन्स पियाजेट की लिखेंगे, या सिंपल आपको ये भी कह सकते हैं कि राइट डाउन द थ्योरी ऑफ द जीन्स पियाजेट। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है, यू शुड बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन। कहते हैं जीन्स पियाजेट वाज वन ऑफ द 20th सेंचुरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के एरिया में जो आपका था जीन्स पियाजेट की बहुत ज़्यादा क्या था, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। अच्छा जी, उसके बाद कहता है ही वॉज ओरिजिनली ट्रेंड इन द एरियाज ऑफ बायोलॉजी फिलोसफी एंड कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। कहता है कि वो ओरिजिनली जो है वो एरिया ऑफ बायोलॉजी था उसका, और उसको एज ए जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट का नाम भी दिया गया था। पियाजेट वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। पियाजेट का मकसद ये था कि वो ये जान सके कि बच्चे जो है वो किस तरह से अपनी डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे लर्न करते हैं। ही एडमिनिस्ट्रेट्स बायर्न्स आईक्यू टेस्ट, उसने एडमिनिस्टर किया बायर्न्स आईक्यू टेस्ट पेरिस में, एंड ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रंस आंसर्स वर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, और उसने ये बताया कि जो बच्चों के आंसर्स हैं वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं। Piaget theory is based on the idea that the developing child builds a cognitive structure, ठीक है। और पियाजेट की थ्योरी जो है इस चीज़ पे बेस करती है कि जो बच्चे हैं उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो डेवलपिंग एज के अंदर बिल्ड हो रहा होता है। इट बिलीव दैट चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज विद द डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चे की उम्र ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव पावर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। इसी तरह से पियाजेट्स थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट वर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन। वही बात आ गई कि उसने घर से ये चीज़ स्टार्ट की थी, उसने घर से ये बात शुरू की थी कि मेरे अपने बच्चों के अंदर जो है वो इन्फेंसी से डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज आती है, उसने उन पे ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ये देखें, व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होती है? द टर्म कॉग्निशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोग्नस केयर, ठीक है। कॉग्नस केयर से ये निकली है, विच मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज और टू कॉन्सेप्चुलाइज, ठीक है। मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स एक्सपीरियंस एंड अ सेंस। कॉग्निशन क्या होता है कि मेंटल एक्शन है, प्रोसेस है, जिसमें आप नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हो, अपनी थॉट्स को देखते हो, एक्सपीरियंस को देखते हो एंड सेंस करते हो उनको चीज़ों को, ठीक है। आगे है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द इमर्जेंस ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। मतलब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि ये बेसिकली एक एबिलिटी है क्या करने की, सोचने की, अंडरस्टैंड करने की, और एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप साथ साथ चलाते हो। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, और ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, लोगों की थिंकिंग जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती चली जाती है। पियाजेट स्टडीड cognitive development by observing children in a particular
टू एग्जामिन हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज विद एज, ठीक है। और फिर पियाजेट ने बताया कि किस तरह से लोगों के थॉट प्रोसेस विद द एडवांस इन एज चेंज होते जाते हैं। इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन टू फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। और ये एक ग्रोइंग अडेप्टेशन थी, एप्रीहेंशन थी फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंज से और सोशल इन्वायरमेंट के चेंज से भी। आगे है हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर कैसे होती है, पैदा कैसे होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एज जैसे जैसे एडवांस होती जाती है वैसे वैसे जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल आहिस्ता होती जाती है, आहिस्तगी से ऑर्डरली चेंज होती जाती है मेंटल प्रोसेस, और कॉम्प्लेक्स होती जाती है और सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस होती जाती है। एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्कीम, ठीक है। और एसेंशियल जो डेवलपमेंट है कॉग्निशन की वो न्यू स्कीम की एस्टैब्लिशमेंट है। असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन आर बोथ द प्रोसेस ऑफ द वेज ऑफ कॉग्निशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों प्रोसेस है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। द इक्विलिब्रियम इज द सिंबल The equilibrium is a symbol of the new stage of the cognitive development. Equilibration जो है उसमें सिंबल दिया है कि जब इक्विलिब्रेशन आ जाती है तो इसका मतलब कि आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर मूव कर रहे हैं। आगे आ जाता है स्केमा। स्केमा क्या है? स्केमा कहता है इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वर्ल्ड की वो स्केमा कहलाती है। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहेबिट, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को जिसमें हम रह रहे होते हैं। दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। खास किस्म के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को एंड कैन बी सीन एज कैटेगरीज विच हैव ए सर्टेन प्री कंसीव्ड आइडियाज इन देम, ठीक है। और इसमें सर्टेन प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई स्केमा फॉर क्रिसमस इंक्लूड क्रिसमस ट्रीज, ठीक है, presents giving money, green, red bull, winter, Santa Claus, etc. Someone else may have an entirely different schema such as Jesus, birth, church, holiday and Christianity. मतलब एक तरह से क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आते सारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है ना, आप इन सारी चीज़ों के बारे में ख्याल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग डिफरेंटली ख्याल करते हैं, कुछ लोग और डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट चीज़ों का ख्याल करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है चीज़ों के बारे में, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है दुनिया के बारे में। आगे आ जाता है असिमिलेशन। असिमिलेशन होती है इट इज़ यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्केमा और टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, नए ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को डील करने के लिए। हियर द लर्नर फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नोज। इसमें लर्नर क्या बताता है कि आप ऑलरेडी क्या जानते हैं। इन असिमिलेशन द स्केमा इज नॉट चेंज। असिमिलेशन में स्केमा चेंज नहीं होते, इट इज़ ओनली मॉडिफाइड, ये सिर्फ मॉडिफाइड होते हैं। यानी असिमिलेशन नाम से जाहिर है कि ऐड ऑन होना, ठीक है, मतलब कि चेंज नहीं होना, मॉडिफाई होना। एग्जाम्पल है जैसे कि a 2-year-old child sees a man who is a bald on top of his head and has long frizzy hair on the sides। मतलब एक बच्चा है 2 साल का, ठीक है, दरम्यान से उसका सारा बार्डनेस और साइडों से उसके फ्रिजी हेयर है। तो टू हिज फादर हॉरर द टॉडलर शूट्स क्लॉन क्लॉन, ठीक है। और इस तरह से फादर उसको जो है वो उसका हॉरर है कि टॉडलर शूट करता है क्लॉन क्लॉन, ठीक है। यानी कि न्यू चीज़ जो है वो एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर न्यू चीज़ नहीं ऐड हुई बल्कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गई है, ठीक है। आप चीज़ों को किस तरह से टैकल कर रहे हैं। आगे है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी एडजस्टमेंट। दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्केमा यानी कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपका होता है डज नॉट वर्क एंड नीड्स टू बी चेंज टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। ये वो कंडीशन है कि जिसमें नई सिचुएशन सामने आते सारी आप जो है वो नया सीन, नई टैकलिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, उसको आपने लेके आना होता है, अकोमोडेट करना होता है, एडजस्टमेंट करनी होती है नई चीज़ों के साथ। इन अकोमोडेशन द स्केमा इज अल्टर्ड, ठीक है। और अकोमोडेशन के अंदर जो है वो स्केमा अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। अ न्यू स्केमा में भी डेवलप, एक नया स्केमा बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इन दिस क्लॉन इंसिडेंट, ठीक है, द बॉयज फादर
The boy's father explained to his son that the man was not a clown and even though his hair was like a clown's. ठीक है, मतलब फादर एक्सप्लेन करता है अपने बेटे को कि द मैन वाज नॉट ए क्लॉन, ठीक है, पर्सन जो है वो क्लॉन नहीं था, एंड दैट इवन दो हिज हेयर वाज लाइक ए क्लॉन्स ही वाज नॉट ए वेयरिंग फनी कॉस्ट्यूम एंड वाज नॉट डूइंग सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ, ठीक है, मतलब कि वो ऐसा था, उसने ये सब चीज़ें पहनी नहीं हुई थी लोगों को हंसाने के लिए, मतलब कि उसको क्या बता रहा है, नया स्केमा बता रहा है, नए तरीके से उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है. विद दिस न्यू नॉलेज द बॉय वाज एबल टू चेंज हिज स्केमा ऑफ क्लॉन एंड मेक दिस आइडिया फिट बेटर टू स्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्केमा, ठीक है, और इस तरह से क्या है कि उसने उसको नए तरीके से सोचा और एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, एकोमोडेट करने की कोशिश की. आगे आ जाता है इक्विलाइब्रेशन. इक्विलाइब्रेशन जो है वो पियाजेट बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस एट ए स्टेडी रेट, यानी कि जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो आपकी माइंड की डेवलपमेंट होती है, वो स्लो जो है वो स्टडी रेट के ऊपर प्रोग्रेस नहीं करती. पियाजेट का ये कहना था, ठीक है, मतलब पियाजेट ने बिल्कुल एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये स्टडी रेट के ऊपर, स्लो प्रोसेस के ऊपर प्रोग्रेस नहीं करता, बट रेदर, लेकिन इसके बजाय इन लीव्स एंड बाउंड, आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, लीव्स एंड बाउंड कंडीशन में कर रहा है. इक्विलिब्रियम occurs when the child's schema can deal with most new information. इक्विलिब्रियम तब आता है जब बच्चा जो होता है वो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ सामने आता है. एज चाइल्ड प्रोग्रेस, जैसे चाइल्ड प्रोग्रेस करता है थ्रू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज, कि आप मेंटेन करें प्रीवियस नॉलेज यानी एसिमिलेशन को, एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर ए न्यू नॉलेज, और आप चेंज करें अपने न्यू नॉलेज को, ठीक है, चेंजिंग बिहेवियर लेके अकोमोडेशन. इक्विलिब्रियम हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट्स टू द नेक्स्ट, और इस तरह से पेशेंट जो है वो देखता है या पर्सन देखता है कि वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कैसे जाता है. तो नहीं, ये कौन है? है ना, गेम है ना कुछ. फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास सेंसरी मोटर आ जाती है, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है. ये देखिए, ये आपकी फोर्थ स्टेज है, 1 2 3 4. फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेंसरी मोटर से लेके, मतलब वो उसका मतलब वो सेंसरी मोटर उस स्टेज का नाम है, और जो कि इनिशिएट होती है आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स एज तक, ठीक है. उसके बाद प्री ऑपरेशनल है. प्री ऑपरेशनल जो है वो शुरू होती है 2 to 7 ईयर ओल्ड, ठीक है. उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल है. कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर ओल्ड एज पे होती है. फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये एडोलेसेंस है, यानी कि एडल्टहुड है. ये आपने एज इट इज़ नाम याद करने हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस के, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है. अब ये देखें सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो कब से स्टार्ट होती है, वो पैदाइश से लेके 2 साल तक, इन्फेंसी, ठीक है. इन्फेंट कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस, सीइंग, हियरिंग विद मोटर एक्शन, रीचिंग, टचिंग, ठीक है. मतलब बच्चा क्या करता है, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को देखती है, सीन करती है, हेयर करती है, और मोटर एक्शंस, रीचिंग, टचिंग, इन चीज़ों को देखती है. उसके बाद डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, और फिर आप ऑब्जेक्ट्स को याद करना शुरू कर देते हो, ठीक है. मिसाल के तौर पे उसको पता है ये मेरा खिलौना है, ठीक है, ये मेरा पॉट है, ठीक है, ये मेरा बेड है, ठीक है, ये मेरे टॉयज़ हैं, एक ही कलर के, एक ही शेप के. जब उसको बार बार सामने नजर आते हैं तो वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप कर लेता है कि दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन इफ दे आर आउट ऑफ साइट, के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं इवन जब वो आउट ऑफ साइट होते हैं. उसके बाद है इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिक्चुअल एक्शन दैट बर्थ टू द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, और इन्फेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिक्चुअल एक्शन एट द बर्थ टू द बिगनिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. इंटेलेक्चुअल
एंड सिम्बॉलिक एबिलिटीज यानी कि लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज पे। उसके बाद आगे आ जाता है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम आपको पता है स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 to 7 years ऑफ एज। इसमें आप टॉडलर और अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। दिस स्टेज बिगेन्स व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज, यानी कि जब वो डिफरेंट सिंबल से माँ पा ता इस तरह से बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें वो कॉन्सेप्ट ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, कलर्स को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बोलना शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेना करते हैं। सो द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन। और इस वक्त वो क्या हो रहा होता है, वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं वर्ड्स और इमेजेस को देखते हुए। ही इज स्टिल अनएबल to use operation, that's why logical mental rules, ठीक है, लॉजिकल मेंटल रूल्स आगे ऑफ अरिथमेटिक। और इसमें इस स्टेज को फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज आती है 2 to 4 years में। इसमें क्या होता है, इंक्रीज यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप वर्बली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। स्पीच आपकी जो होती है वो ईगो सेंट्रिक होती है। द चाइल्ड यूजेस सिंबल्स टू स्टैंड फॉर द एक्शन। ठीक है, और चाइल्ड जो है वो सिंबल्स यूज़ करते हैं। एज अ टॉय डॉल स्टैंड फॉर अ रियल बेबी और द चाइल्ड रोल प्ले मम्मी और डैडी। ठीक है, और मतलब वही आगे कि आपका जिसका रोल प्ले होता है वो मम्मी और डैडी और साथ में उसका टॉय डॉल। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है इसके अंदर है वो इनिशिएटिव स्टेज है। इनिशिएटिव स्टेज जो है 4 to 7 years पे होती है। स्पीच बिकम मोर सोशल, इसमें जो आपकी स्पीच होती है वो ज़्यादा सोशल हो जाती है। ठीक है, लेस ईगोसेंट्रिसिटी जो है उसमें कम होना शुरू होती है, मेच्योरिटी आना शुरू करती है। हेयर द चाइल्ड बेस देयर नॉलेज ऑन व्हाट दे फील और सेंस टू बी ट्रू। और यहाँ पे वो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक्चुअल क्या है और नॉन एक्चुअल क्या है। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड वट दे फील और सेंस, और वो एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से कि इसके पीछे क्या एग्जिस्ट है और क्या स्टोरी है। आगे द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ दिस स्टेज। ईगोसेंट्रिसिज्म, जैसे कि हमने बात की कि जैसे ही एज एडवांस होती है ये सेकंड स्टेज के अंदर, उसके सेकंड पार्ट के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म कम हो जाती है, लेकिन पहली स्टेज के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म ज़्यादा होती है। द चाइल्ड्स थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक। चाइल्ड की जो थॉट्स हैं, जो कम्युनिकेशन है वो टिपिकली ईगोसेंट्रिक होती है। दैट्स वाई अबाउट देमसेल्व्स और देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई कांट सी यू यू कैन आल्सो कांट सी मी। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं देख सकता तो मैं भी आपको नहीं देख सकता, मैं आप भी मुझे नहीं देख सकते। ठीक है, इज द इनएबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवन एल्स आई। ठीक है, मतलब किसी और की आंख से देखना। लाइक इधर से देखें, इस फर्स्ट इमेज के अंदर देखें कि ये पहले वाला जो पहाड़ है ये इस साइड से इसको नज़र आ रहा है लेकिन इसको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ईगोसेंट्रिसिज्म है। इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड बाय पियाजेट एज ए 3 माउंटेन टास्क। ये देखिए, ये पहले एक ही माउंटेन है, ये दूसरी माउंटेन है, सबसे स्मॉलेस्ट माउंटेन है। आगे आ जाता है एनिमिज्म, ट्रीटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज ए लिविंग वन, जैसे अपने टॉयज के साथ खेलना, डोल के साथ, भालू के साथ, ट्वीटी के साथ, उसको नहलाना, उसको चाय बना के पिलाना, उसको फीडर पे लाना। ठीक है, उसको अपने टॉयज देना, उसके साथ बातें करना, इज लाइक ए एनिमिज्म। चिल्ड्रन ड्रेसिंग एंड फीडिंग देयर डॉल्स एज इफ दे आर अलाइव। आगे आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वन लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस एंड इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स, यानी कि अगर आप किसी खास चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर पे या तो आपकी वर्बल एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, या फिर आपकी जो है वो कम्युनिकेशन एक्टिविटी है वो अच्छी हो जाती है, या आपका एक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आगे आ जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑन द अदर हैंड इज़ द नॉलेज दैट क्वांटिटी इज़ अनरिलेटेड टू द अरेंजमेंट एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बेस करता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर अनअवेयर ऑफ। आगे है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइमिंग है वो 7 to 12 years है। चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस है, जैसे कि इसमें जो बच्चे होते हैं उसमें वो आपके पास चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस में होते हैं।
sense. The concrete operational stage is characterized by the appropriate use of logic. Important process during this stage are seriation or transitivity. Seriation क्या होती है? The ability to sort objects in an order according to size, shape or any other characteristics. मतलब मिसाल के तौर पे आप different जो objects होते हैं आपके, आप उनको उनके size, उनके color, उनकी shape के according जो है वो differentiate करना शुरू कर देते हैं. In any other characteristics, even if child, ठीक है, different size objects, they may place them accordingly. Transitivity जो होती है, the ability to recognize the logical relationship among the elements in a serial order. For example, if A is taller than B and B is taller than C, then A must be taller than C. ठीक है, इसमें आप recognize करते हो logical relationship की base में serial order में, यानी कि अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो obviously C जो है वो A से taller है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास ट्रांसिविटी. ट्रांसिविटी भी हो गई हमारे पास. आगे आ जाता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर. ठीक है, द चाइल्ड also begins to get an idea that one set can include another. For example, there is a class of object called dogs. There is also class called animals, but all dogs are also animals, so the class of the animals include the dogs. ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं, डॉग्स की बात करते हैं, तो डॉग्स भी एनिमल है, लिहाजा आप ओवरऑल बात करते हैं इसमें. आगे है डीसेंटरिंग. डीसेंटरिंग है द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टिमुलेशन इनटू द अकाउंट. मतलब कि जब आप डिफरेंट एस्पेक्ट देखते हैं उसके डिफरेंट स्टिमुलेशन के. फॉर एग्जांपल, चाइल्ड विल नो लॉन्गर परसीव एन एक्सेप्शनली वाइड, ठीक है, बट शॉर्ट कप टू कंटेन लेस देन ए नॉर्मली वाइड टॉलर कप. ठीक है, मतलब एक ही एस्पेक्ट है, कप है, आप उसको टॉलर और वाइडर उसमें देख रहे हैं. ठीक है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि परसीव करता है वो कि ये वाइडर है, शॉर्ट कप. ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो वाइडर और टॉलर कप है. ये क्या है? डीसेंटरिंग. आगे है रिवर्सिबिलिटी. द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज. ठीक है, वो ये सोचता है कि जो नंबर और ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो सकते हैं. देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, अपनी ओरिजिनल स्टेट में. मिसाल के तौर पे चाइल्ड विल रैपिडली डिटरमिन दैट इफ 4 + 4 इज इक्वल टू 8, देन 8 - 4 इज इक्वल टू 4. ठीक है, द ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है, ये क्या आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी. आगे आ जाती है कंजर्वेशन. अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी. ठीक है, उसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं. टू आइटम्स की इज अनरिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और आइटम्स. ठीक है, मतलब इसमें हमने ओवरऑल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, क्वांटिटी और नंबर के बारे में बात करनी होती है. उसके बाद आ जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म. ईगोसेंट्रिसिज्म यही है ना कि मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफर है या कितना रिजेंबल कर रहा है, ये ईगोसेंट्रिसिज्म. सो एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव. लेकिन हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई है. हम चीज़ों को दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस पॉइंट पे जाके किस मजबूरी के तहत किस वैल्यू बिलीफ के साथ बात कर रहे हैं. लेकिन जैसे ही बच्चा उस पे होता है, इमेच्योर स्टेज पे होता है, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता. आगे आ जाते हैं द चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशंस जैसे कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग, डिवाइडिंग. ठीक है, ये सारे के सारे क्या वो ऑपरेशंस है जो कि वो साथ साथ परफॉर्म कर रहा होता है. आगे आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 12 ईयर्स और अबव पे होती है, जैसे एडोलेसेंट एंड एडल्टहुड. द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट.
थॉट, जो आपकी सोच होती है, जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो वो फ्लेक्सिबल होती जाती है। आप लोगों की बात को सुनते हो, उनसे डिस्कस करते हो, ठीक है, एक्सेप्टेंस रखते हो, ठीक है, और ज़्यादा मोर प्रिसाइसली आप बात करते हो। मतलब कैरी आउट ए सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, द एबिलिटी टू सिस्टमैटिकली सॉल्व ए प्रॉब्लम इन लॉजिकल एंड मेथडोलॉजिकल वे। कि मतलब किसी भी चीज़ की एबिलिटी कि आप क्या करते हो, लॉजिकली चीज़ों को जो है वो देखते हो। अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट, मतलब आप ये अंडरस्टैंड करो कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज़ जो है वो रिलेटिव है। डेवलप स्किल्स सच एज लॉजिकल थॉट्स, आप लॉजिकल थॉट्स बनाते हो, डिडक्टिव रीजनिंग बनाते हो, एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग बनाते हो, एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हो। अंडरस्टैंड दैट द रूल्स ऑफ द एनी गेम और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय मैन, म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हेंस कुड बी चेंज और मॉडिफाइड। यानी किसी भी गेम के रूल, किसी भी काम के उसूल मैन मेड हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसको चेंज किया भी जा सकता है और उनको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे 12 साल की उम्र में आप लोग गेट कर लेते हो। द चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग इज एट इट्स मोस्ट एडवांस्ड ऑल्दो द नॉलेज इट हैज़ वर्क विद विल सी, ठीक है। जैसे जैसे मोस्ट एडवांस हो जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपको जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आगे है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, ठीक है, आप ज़्यादातर एम्फेसिस करते हो डिस्कवरी अप्रोच एंड लर्निंग। उसके बाद है करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल लेवल। करिकुलम जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस को, जो कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट लेवल को करता है। अरेंज क्लासरूम एक्टिविटीज सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज सेल्फ लर्निंग, आप क्लासरूम एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्हांस करते हो और सेल्फ लर्निंग करते हो। सोशल इंटरेक्शन हैव ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजेट, और जो सोशल इंटरेक्शन होती है उनकी ग्रेट वैल्यूज़ होती हैं वो पियाजेट के लिए। पॉजिटिव सोशल एक्शन देयरफॉर शुड बी इनकरेज, पॉजिटिव सोशल एक्शन जो है उनको इनकरेज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन शुड बी गियर्ड टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, as the level of the child changes at each stage the level of instruction or exploratory activities should be changed। मतलब जैसे जैसे लेवल चेंज होता रहता है एक्टिविटीज़ भी चेंज होती रहती हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग की तरफ मूव करते चले जाते हैं। Co-curricular activities have equal importance as that of circular experience in the cognitive development of children। मतलब कि co-curricular activities मतलब गेमिंग, स्विमिंग, रीडिंग ऑफ बुक्स, कॉइन कलेक्शन, मतलब इस तरह की हॉबीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। पियाजेट थ्योरी हेल्प्स एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स। पियाजेट जो होता है वो हेल्प करता है एजुकेटर्स की, पेरेंट्स की और इन्वेस्टिगेटर्स की टू कम्प्रीहेंड द कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन देयर डिफरेंट स्टेज, कि वो डिफरेंट स्टेजेस पे जो है बच्चों की जितनी भी लर्निंग पार्ट है उनको मूव करें, आगे की तरफ लेके चलें, ठीक है। क्योंकि हम इसी चीज़ को बेस बना के, अगर हमारे पास अगर एक रोल मॉडल होगा, एक साइंटिस्ट की सूरत में कहीं कहीं बात होगी, या जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जीन्स पियाजेट कितना काबिल था और साइकोलॉजी में उसका एक बहुत रोल था, वो पीएचडी होल्डर था। तो इसकी बेस पे उसने जितना काम किया, जितना कुछ भी किया, वो उसको हम क्या करते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं और उसकी बात पे हम आगे चलते हैं। सो ही मेड अस कॉन्शियस विद द वे चिल्ड्रन एंड एडल्ट थिंक, ठीक है। मतलब उसने हमें वो वे बताया कि जिसको हम बेस बना के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे या बड़े किस तरह से सोचते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एडवांस इन एज। अ लॉट ऑफ स्कूल प्रोग्राम हैव बीन रीडिजाइन टेकिंग अ बेस पियाजेट डिस्कवरीज, ठीक है। और बहुत से हमारे जो स्कूल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन जो ब्रिटिश में है, यूएसए अमेरिका वगैरह में, इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं जब बच्चे जो हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज पे होते हैं और जीन्स पियाजेट की थ्योरी को सामने रखा जाता है और उसकी डिस्कवरीज को उनके ऊपर इम्प्लाई किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर एग्जिस्टिंग in a third world country or a developing country, Pakistan, where we even don't have a basic necessities of food, cloth and shelter. So unfortunately we don't have such sort of facilities or concepts in our schools. So Piaget made a revolution with the developmental psychology, concentrating all his attention to the mental process and his role with behavior. So Piaget made also a revolution, okay, revolutionary changes in the field of developmental psychology. Especially he concentrated, especially he did concentrate on the attention and mental process and how the behavior play a vital role or important role in the process of thinking. So he concluded this stage. ये देखें, you can see in this picture the first one child, the second pair, third pair, fourth pair, fifth pair, sixth, seventh and eighth and so on. These are all the developmental stages at a different level of the age. So this is all about your Piaget theory of developmental psychology. ठीक है। पियाजेट की थ्योरी को मैंने फिर आपको बताया है कि यूएचएस के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये भी आ सकता है कि कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर राइट ए नोट ऑन द कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, ऑफ साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर जो आपके कोर्स आउटलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है जीन्स पियाजेट की थ्योरी। आप लोगों ने जीन्स पियाजेट की थ्योरी लिखनी है। हो सकता है वो आपको ये कहे ही ना कि कॉग्निटिव थ्योरी लिखें, वो आपको ये कहें कि राइट ए नोट ऑन दी जीन्स पियाजेट थ्योरी। तो तब भी आपको याद होनी चाहिए कि उसकी कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है, कॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 3 मेजर स्टेजेस है। सबसे पहले सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है और फिर ऑपरेशनल है। तो ये आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ याद करना चाहिए कि सेंसरी मोटर की स्टेज क्या होती है इन्फेंसी से लेके 2 साल तक, इसी तरह से कंक्रीट ऑपरेशनल की क्या है, प्री ऑपरेशनल की क्या है और ऑपरेशनल की क्या है। ये सारी स्टेजेस आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए विद डिफरेंट नेम्स एंड विद डिफरेंट उसके साथ, ठीक है। और अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। इसी तरह से उसकी जब आप करते हैं अच्छा, उसके बाद स्कूल प्रोग्राम्स में और पियर डिस्कवरीज में, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो मैं आपको कह रही थी कि इसी तरह से अगर उसकी बात करेंगे आप, साइको सोशल एनालिसिस की करेंगे, तो तब भी आपने क्या करना है, आपने उसका साइको सोशल एनालिसिस
फिर अगर बात होगी तो आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी लिखनी है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइको सोशल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो होपफुली मतलब इसका जब आप लोग आएंगे तो मैं इसका फिजिकली आपसे टेस्ट भी लूँगी, इसका टेस्ट भी होगा आपका MCQs का और सारी दूसरी चीज़ों का। ठीक है, और ये थ्योरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको सेकेंड ईयर में इसमें से सवाल आता ही आता है। ठीक है, इस थ्योरीज को हम रिवाइज भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे, मैं टेस्ट भी लूँगी, एज इट इज़ लिखवाऊँगी भी आपको, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। आपके इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आपकी फिंगर ऑफ टिप पे होनी चाहिए। आपको फिंगर टिप पे इसकी स्टेजेस का पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है, कंप्लीट ऑपरेशनल क्या है, ये आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होंगी तो आप ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर मटेरियल को ऐड ऑन कर सकते हैं।
जी क्लास कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क प्लीज। आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।